नमस्कार दोस्तों, मैं राम केवल सर पैरामाउंट एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और अपने परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें सही सलामत से रहें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास के अंतर्गत अभिलेखों का अध्ययन करेंगे। अभिलेखों का व्यवस्थित अध्ययन करेंगे जो कि पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। इतिहास की जानकारी के स्रोत में पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग का मेन टॉपिक ये है अभिलेख प्रमुख तथ्य। अभिलेख से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, जिन शासकों से संबंधित अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख, इन सब चीजों का व्यवस्थित इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो आप कहीं न जाइए, आप लोगों से पूरा विनम्र निवेदन है कि पूरा वीडियो अंत तक देखिए और अभिलेखों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, अभिलेख के प्रकार, अभिलेख के प्रकार देखते हैं तो अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं। अभिलेख के प्रकार में अभिलेख 3 प्रकार का होता है। पहला होता है शिलालेख, दूसरा होता है स्तंभ लेख और तीसरा होता है गुहालेख। तीनों में देख लीजिए। शिलालेख क्या होता है? पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर, पत्थर की वे समानांतर शिलाएं जो प्राकृतिक रूप से समानांतर बनी होती थी, उस पर कोई लेख उत्कीर्ण कराया जाता था तो उस लेख को शिलालेख कहा जाता था। स्पष्ट हो गया? पत्थर की या बड़े बड़े वो शिला या पत्थर के खंड, शिलालेख, शिलाखंड जो समानांतर प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से होते थे, जिसपे उत्कीर्ण कराया जाता था, उसको शिलालेख कहते थे। नेक्स्ट स्तंभ लेख। स्तंभ लेख शिलालेखों से थोड़े छोटे होते हैं और ये प्राकृतिक रूप से न होकर के इसको बनाया जाता था। इसपे भी उत्कीर्ण ही कराया जाता था, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं बल्कि बनाए जाते थे। और तीसरा होता है गुहालेख। गुहालेख इसमें उन सब चीजों का उल्लेख रहता था जो किसी धर्म से संबंधित कार्य, जैसे किसी मंदिर को बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसका नाम, उससे संबंधित बातों का उल्लेख, बड़े बड़े दानवीरों की सूची या उनसे संबंधित बातों का उल्लेख गुहालेख में होता था। तो इस तरह से अभिलेख के प्रकार हम लोग पढ़े, ये शिलालेख, स्तंभ लेख व गुहालेख। नेक्स्ट है, अब प्रश्न आ जाते हैं अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख, तो अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के हैं या कौन कौन से हैं, कितने हैं, उन पर थोड़ा सा हम चार्ट बना करके आप लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं। और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इस चार्ट के माध्यम से आप लोग अशोक के शिलालेखों को भली भांति समझ जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, अशोक के शिलालेख। अशोक जो था वो शिलालेख भी बनवाया था और स्तंभ लेख भी बनाया था। अशोक के शिलालेख भी मिलते हैं और स्तंभ लेख भी मिलते हैं। अब शिलालेख 2 प्रकार के होते हैं। जो बड़े होते हैं उन्हें बृहद शिलालेख और जो छोटे होते थे उनको लघु शिलालेख कहा जाता था। तो अशोक शिलालेखों में बड़े वाले भी शिलालेख बनवाया था और छोटे वाले भी बनवाया था। तो अशोक की बृहद जो शिलालेख है उनकी संख्या 14 है। अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 और अशोक के लघु शिलालेखों की संख्या कितनी है? 13 है। लेकिन स्तंभ लेख पे जो नजर डालते हैं तो अशोक के बृहद स्तंभ लेख जो है, अशोक के बृहद स्तंभ लेख जो है वो 7 है और लघु स्तंभ लेख जो है वो 5 है। तो इस तरह से आप इसमें देखें, अशोक के बृहद शिलालेख 14, लघु शिलालेख 13, बृहद स्तंभ लेख 7, लघु स्तंभ लेख 5। टोटल जोड़ने पे आपका हो जाता है 14, 13, 7, 5। तो 5, 7, 12, 3, 15, 4, 19, 1, 1, 2, 1, 3, 4, 7, 14, 5, 19, 1, 1, 2, 1, 3। ये इतने हो जाते हैं अशोक के कुल टोटल ये शिलालेखों की संख्या। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम
अशोक के शिलालेखों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातों को। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे। आगे देखिए, अभी तक हम पढ़े शिलालेखों के बारे में, अभिलेखों के बारे में। अशोक के शिलालेख से संबंधित ये तथ्य हैं, अशोक के अभिलेख प्रमुख तथ्य। तो इसमें शिलालेखों से संबंधित जो तथ्य है, इसमें पहला है सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मिला है। तो सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो मिला है, ये एक जगह है भोगज कोई नाम जगह से मिला है। सबसे प्राचीन अभिलेख वही से मिला है, मध्य एशिया के आसपास का क्षेत्र है, वहां से मिला है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम अभिलेखों का प्रचलन करवाया। भारत में सबसे पहले अभिलेखों का जो प्रचलन करवाया था, अशोक ने करवाया था, जो मौर्य वंश का एक महान शासक था अशोक, बिंदुसार का पुत्र था। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों की खोज किया। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने किया था? तो उसका नाम था टी फैथैलर नामक विद्वान ने 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज किया सबसे पहले। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा। तो सर्वप्रथम पढ़ने में जो सफलता प्राप्त किया, उस विद्वान का नाम है जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम है? जेम्स प्रिंसेप। यह 1837 ईस्वी में सबसे पहले अशोक की शिलालेखों को पढ़ा। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों की भाषा। अशोक के शिलालेख किन किन भाषाओं में मिले हैं? तो यह प्राकृत भाषा है, यूनानी भाषा, अरमाई भाषा। 3 भाषाओं में अशोक के शिलालेख मिले हैं। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख किन लिपियों में मिले हैं? थोड़ा सा घुमाकर पूछ रहा है, वहां भाषा पूछ रहा है, यहाँ लिपि। तो कोई देगा कि अशोक के शिलालेख किन लिपियों में मिले हैं? तो ब्राह्मी लिपि, यूनानी, खरोष्ठी, अरमाई। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो ब्राह्मी लिपि है, यह भारत में जितने भी अशोक के शिलालेख मिले हैं अभिलेख, वो सब ब्राह्मी लिपि में मिले हैं भारत में। लेकिन यूनानी, खरोष्ठी, अरमाई यह पश्चिमोत्तर भारत में मिले हैं, जो वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है। पश्चिमोत्तर भारत व अफगानिस्तान। पश्चिमोत्तर भारत व अफगानिस्तान से अशोक के जितने भी अभिलेख मिले हैं, वो यूनानी, खरोष्ठी, अरमाइक में मिले हैं। लेकिन ब्राह्मी लिपि में जो मिले हैं, वो केवल भारत से ही मिले हैं। अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख। तो अशोक का जो सबसे बड़ा अभिलेख है, वो 7वां अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? 7वां। सबसे बड़ा अभिलेख 7वां। जो 14 है, 14 शिलालेख में 7वां। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख, तो रानी का जो अभिलेख है, उसी को सबसे छोटा अभिलेख कहा जाता है। सॉरी, गलती बोल दी, रूमीदेई अभिलेख। रूमीदेई अभिलेख, ये सबसे छोटा अभिलेख है। नेक्स्ट है, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो अशोक का जो कौशाम्बी अभिलेख है, कौशाम्बी अभिलेख, यह रानी का अभिलेख कहा जाता है, रानी का अभिलेख। इसके बाद इसमें अशोक के शिलालेखों की संख्या को बताई गई है। अशोक के जो शिलालेखों से संबंधित अन्य बातों में आ जाता है कि अशोक के किस शिलालेख में किन किन बातों का उल्लेख है। तो ध्यान से देखिएगा, अशोक के वो देता है जो 14 शिलालेख हैं, उन शिलालेखों में किसमें पशु बलि की निंदा की गई है, किसमें तीर्थ यात्रा का उल्लेख है, किसमें कलिंग युद्ध का उल्लेख है। 3 इसमें से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो पहले में पशु बलि की निंदा की गई है।
7वें 8वें तीर्थ यात्रा का उल्लेख है और 13वां जो है कलिंग युद्ध का उल्लेख है। लेकिन आपको मैं एक ट्रिक के माध्यम से अशोक के 14 शिलालेख वो उसमें वर्णित बातों को बता दूं, एकदम आसानी से आप याद कर लेंगे। ध्यान से आपको देखना होगा। अशोक के 14 शिला लेखों में उल्लेखित बातें, अशोक के जो 14 शिलालेख हैं उसमें किन किन बातों का उल्लेख किया गया है, तो इसको बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। यहाँ से भी हमेशा एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। तो ध्यान से देखिए, एक ट्रिक है, उस ट्रिक को बस आपको याद करना होगा। उस ट्रिक को ध्यान से देखिए। पचीदा पचीदा ध्वनि आती है, पचीदा ध्वनि आती है, शिप्रा ध्वनिक बताती है। पचीदा ध्वनि आती है, शिप्रा ध्वनि बताती है। बार बार आप बोलिएगा इसको मेरे साथ, फिर से रिवीजन करिए, फिर बोलिए। पचीदा ध्वनि आती है, शिप्रा ध्वनि बताती है। पचीदा ध्वनि आती है, शिप्रा ध्वनि बताती है। अब ध्यान से देखिए, इसको लिख लीजिए लाइन से। दा ध्वनि आती है। इसको पहले लिख लीजिए आप, इसको पहला से लिखना है, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा, इसको छठवां और ये 7वां 8वां एक ही में। तो प से पशु बलि, प से क्या हो जाएगा? पशु बलि की निंदा, पशु बलि की निंदा। ची से चिकित्सा, ची से चिकित्सा का उल्लेख, चिकित्सा का उल्लेख। दा से दौरे पे जाना, दा से दौरे पर जाना। तीन देख लीजिए। प से पशु बलि की निंदा, अर्थात अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। नेक्स्ट है चिकित्सा का उल्लेख। उसने अशोक ने दूसरे शिलालेख में आदमियों की चिकित्सा के साथ साथ पशुओं की भी चिकित्सा, पक्षियों की भी चिकित्सा का उल्लेख कराया था। नेक्स्ट है दौरे पे जाना। तीसरी शिलालेख में अशोक ने आज्ञा दिया था कि प्रत्येक राज्य अर्थात जो उसके कर्मचारी हैं हर तीसरे साल चौथे साल अपने क्षेत्र का दौरा करें, अपने गांव के, अपने क्षेत्र के, अपने साम्राज्य के लोगों का देखें हालचाल कि उन्हें कोई दुख तकलीफ तो नहीं है। तो ये दौरे पे जाना। ध से धम की घोषणा, धम की घोषणा की गई है। कौन से शिलालेख में की गई है? चौथे में। नी से नियुक्ति, नी से नियुक्ति, लेकिन किसकी नियुक्ति की गई है? महामात्रों की। तो महामात्र में पुरुष महामात्र हो जाएंगे यहाँ पर, पुरुष महामात्र। महामात्र मतलब धर्म से संबंधित जो उच्च पदों पर आश्रित व्यक्ति थे उनको धार्मिक महामात्र, पुरुष महामात्र कहा जाता था। आज से आत्मनियंत्रण के बारे में बताया गया है। आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण। तो 5वें में नियुक्ति पुरुष महामात्रों की, 6ठे में आत्मनियंत्रण, 7वां 8वां 30 से तीर्थ यात्रा, 30 से तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया है। 30 से तीर्थ यात्रा का उल्लेख। नेक्स्ट है भय, भय या फिर साइलेंट वर्ड। तो इस तरह से 7 1 से लेकर 8 शिलालेखों को देखिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ 9, यहाँ 10, 11, 12, 13, 14। इसको भी बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। यहां तक पढ़ लिया हमने। और सी प्रा ध नि क ब ताती
बताती है। तो सी से शिष्टाचार का उल्लेख, सी से शिष्टाचार, शिष्टाचार बताया गया था। अपने माता पिता की सेवा करना, बड़ों की आज्ञा मानना। किस शिलालेख में बताया गया था अशोक के? 9वीं शिलालेख में। 9वीं के सामने सी है, सी से शिष्टाचार। 10 से प्रा, 10 में क्या है? प्रा, प्रा से हो जाएगा प्रजाहित, प्रा से क्या हो जाएगा? प्रजाहित कार्यों का उल्लेख, प्रजाहित कार्यों का उल्लेख। नेक्स्ट 11, 11 में ध है। देखिए ध यहाँ भी है, नी यहाँ भी है, ध यहाँ भी है, नी यहाँ भी है। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ धर्म की घोषणा हो रही है, पहले घोषणा होगी, यहाँ पे जाके धर्म की व्याख्या होगी, धर्म की व्याख्या होगी। और यहाँ नी से नियुक्ति, पुरुष महामात्र, यहाँ के बारे में भी नियुक्ति ही है, यहाँ की नियुक्ति है, यहाँ की महामात्र ही है, लेकिन कौन महामात्र है? महिला महामात्र, महिला महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किस शिलालेख में है? 12वीं में। 13 यहाँ पर को लिखा है, क से होता है कलिंग युद्ध का उल्लेख, कलिंग युद्ध का उल्लेख। कलिंग युद्ध को अक्सर पूछ देता, हमेशा पूछता है कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में? 13वीं में। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो कलिंग युद्ध खारवेल वंश के शासक नंदराज व मौर्य वंश के शासक अशोक के बीच में हुआ था। कलिंग युद्ध का क्या परिणाम हुआ? कलिंग युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया, वह अस्त्र शस्त्र त्याग दिया, अहिंसा का पुजारी हो गया, क्योंकि उस युद्ध में इतने सारे लोग मारे गए कि उस भीषण दर्दनाक दृश्य को देख करके अशोक का दिल, उसका मन, उसका हृदय बदल गया और वो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है, जो उसके शासन के 8वें साल हुआ था। और ये 14वां जो शिलालेख है इसमें बताती, बताती का मतलब होता है बिताना, बताती का मतलब बिताना, मतलब क्या बिताना? धार्मिक जीवन बिताना, धार्मिक जीवन बिताना। इस तरह से आप अशोक के 14 शिलालेखों को ध्यान पूर्वक याद कर लेंगे। फिर से वह देख लीजिए, पचिला ध्वनि आती है, शिप्रा ध्वनि बताती है, पचिला ध्वनि आती है, ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6। लेकिन ध्यान दीजिएगा है साइलेंट, यहाँ भी है वहाँ भी है, और 3 7 8 दोनों शिलालेख आएंगे, ध्यान दीजिएगा, ये मत भूलिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो प से पशु बलि की निंदा, ची से चिकित्सा का उल्लेख, दा से दौरे पर जाना, द से धर्म की घोषणा, नी से नियुक्ति, लेकिन किसकी नियुक्ति? पुरुष महामात्रों की, आ से आत्मनियंत्रण, और 7वें 8वें में है ती से तीर्थ यात्रा का उल्लेख, 9वें में है शिष्टाचार का उल्लेख, 10वें में प्रजाहित कार्यों का उल्लेख, 11 ध यहाँ पे है तो यहाँ धर्म की घोषणा है, यहाँ धर्म की व्याख्या है, यहाँ भी नहीं है तो यहाँ नी से नियुक्ति पुरुष महामात्र की, यहाँ पर नी से नियुक्ति महिला महामात्र की। ये कलिंग युद्ध का उल्लेख और धार्मिक जीवन बिताना। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न पेपर के अक्सर आता है, एक पहला शिलालेख है, ये 7वां 8वां शिलालेख है और ये 13वां शिलालेख है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग कि अशोक के शिलालेख किन किन स्थलों से मिले हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रमुख अभिलेख व संबंधित शासक। प्रमुख ये अभिलेख हैं और उनसे संबंधित शासक भी अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये अभिलेखों से संबंधित पॉइंट है, और जो अभिलेख अशोक से संबंधित कुछ रह गए हैं वो अशोक का जो चैप्टर पढ़ेंगे जो मौर्य वंश, उसमें और सब थोड़े से रह गए हैं, उनको वहां बता दिया जाएगा। तो हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट जूनागढ़, गुजरात में पड़ता है, जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन से संबंधित है, रुद्रदामन सब शासक जो था। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख जो है गौतमी बालश्री से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, उससे संबंधित है। ये होल अभिलेख, ये अक्सर एग्जाम में भी आता है, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है।
था, चालुक्य वंश का था, जिसने वर्धन वंश के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। तो उसी पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है ऐहोल अभिलेख। नेक्स्ट है भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख। भीतरी व जूनागढ़ का अभिलेख स्कंद गुप्त से संबंधित है। तो इस तरह से आप अभिलेखों से संबंधित शासकों को पढ़े, और आज के इस वीडियो में हम लोग अभिलेखों का व्यवस्थित अध्ययन किए। अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं तो पढ़े थे। अभिलेख कुल 3 प्रकार के होते हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। इसके बाद अशोक के शिलालेखों को पढ़े। तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो शिलालेख में 2 प्रकार के थे, लघु शिलालेख, बृहद शिलालेख। स्तंभ लेख में भी 2 थे उसके, बृहद स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख। इसके बाद अशोक से संबंधित शिलालेखों के महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़े। अशोक के शिलालेख सबसे पहले किसने खोज किया, किसने पढ़ा, किन किन भाषा, किन किन लिपियों में मिले हैं। अशोक के 14 शिलालेख में किन किन चीजों का उल्लेख है। और याद पढ़े अभी हम कि प्रमुख अभिलेख व संबंधित शासक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आशा है, कि पूरा विश्वास है कि आज के वीडियो से आप लोग अवश्य संतुष्ट होंगे, और यदि संतुष्ट होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हों। और साथ साथ मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी इस वीडियो को देखते समय जो कुछ भी कमी आप लोगों को दिखाई दे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि आगे आने वाले वीडियो में उस कमी को दूर किया जा सके और इससे भी बेहतर ढंग से आप लोगों के सामने इस पाठ्य योजना को प्रस्तुत किया जा सके। तब तक के लिए मैं केवल सर पैरामाउंट अकेडमी चैनल में जाते जाते एक बार फिर से आप लोगों को सादर प्रणाम बोलता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।